अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये एक बात आज जिस टॉपिक पर मैं करूँगी वो भी कुछ कमेंट रिलेटेड टॉपिक है। मुझे एक सवाल मेरे देखने वालों सब्सक्राइबर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि अगर डिप्रेशन क्रोनिक हो गई है, डिप्रेशन बहुत अरसे से ठीक नहीं हो रही है, हम बार-बार डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमारी कोई हेल्प करें, हमें कुछ गाइड करें। इस तरह के सवाल एक नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, तो इस पर मैंने सोचा, मैं ऑलरेडी भी एक दफ़ा बात की है, लेकिन अभी मैं कुछ और फैक्टर्स पर भी बात करूँगी, क्योंकि ये बहुत वसी और बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक्स हैं, इनको किसी भी एक सेशन में कंप्लीट करना मुमकिन नहीं होता है। तो अब अगर ये इस बात की तसल्ली है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर है, बिल्कुल आप लोग फॉलोअप्स भी ले रहे हैं, आपके जो डॉक्टर हैं वो सही कंसर्न साइकाइट्रिस्ट हैं, आपको दवाई पे उस पे कोई डाउट नहीं है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या वजूहात होती है? जो डिप्रेशन है उसमें से 20 to 40% डिप्रेशन ऐसा होता है जो क्रोनिक हो जाता है, यानी लंबा हो जाता है और उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे होते हैं। उसमें क्या क्या और रीज़न्स हो सकते हैं? नंबर 1, जिस शख्स का डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा उसका बचपन कैसा गुजरा था, उसकी शख्सियत कैसी बनी है, और उसकी फैमिली में कितना डिप्रेशन है, क्या वो जेनेटिकली उसके अंदर टेंडेंसीज ज़्यादा है डिप्रेशन को लेने की। अगर उसकी फैमिली में भी बहुत से लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन है या कोई और भी ज़हनी बीमारियां हैं, तो फिर ये चीज़ जेनेटिक्स में आती है और फिर उसके बचपन पर भी असरात होते हैं। अगर किसी की मदर को है, फादर को है, तो उसको बचपन में भी ज़रूर कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ इग्नोरेंस रही होगी। ये चीज़ें मिलकर एक शख्सियत भी बनाती हैं। एक जेनेटिक्स में आ गया, दूसरा उसकी जो शख्सियत है या किसी और की भी जिसने बचपन में बुरे हालात देखे हैं, और भी बहुत सारे अवामिल मिलाकर एक ऐसी शख्सियत बन जाती है जो प्रोन होती है ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ, और उसका जो डिप्रेशन है वो ठीक होना मुश्किल होता है। उसमें कुछ बातें आ जाती हैं। एक, किसी इंसान की पर्सनैलिटी होती है डिस्थाइमिया की। डिस्थाइमिया होता है कि उसकी शख्सियत में ही एक उदासी है, वो एक उदास शख्स है। ऐसे डिप्रेशन को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? इसमें बाकी सिम्टम्स तो ट्रीट हो जाएंगी, लेकिन जो लो मूड वाला और उदासी वाला एलिमेंट है वो रह जाता है। दूसरी बात आ जाती है कि जो शख्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो ठीक हो ही नहीं रही हैं, एक के बाद एक स्ट्रेसर हम उसको कहते हैं। अक्सर डिप्रेशन जो है वो एक स्ट्रेसर के बाद, एक परेशानी के बाद वो उसकी रीज़न बन सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, बाज़ औक़ात नहीं भी बनता है, लेकिन जिन लोगों का डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा होता, अक्सर वो बहुत कुछ बुरे हालात को फेस कर रहे होते हैं, और या तो वो एक ही प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली है जो ठीक नहीं हो रही, या एक के बाद एक ऐसे मसाइल आते जा रहे हैं कि ज़िंदगी एक डगर पे आ ही नहीं रही है, पटड़ी पे आ ही नहीं रही है। तो ऐसे लोगों का भी डिप्रेशन क्रोनिक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है कि आप जो है, आपकी स्ट्रेस कोपिंग कैसी है। अगर आप वैसे भी आम हालात में छोटी छोटी बातों पर भी जल्द परेशान होने वाली शख्सियत रखते हैं, मसलन टीनेज बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम आया है, कुछ बच्चे एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, कुछ नॉर्मल एवरेज होते हैं। तो जो बिल्कुल छोटी सी बात पे, एक टेस्ट आने पे या उसके फ़ेल होने पे या उसके मार्क्स कम आने पे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों को छोड़ दें, 18 साल से पहले वैसे भी स्ट्रेस कोपिंग थोड़ी कम होती है। इसके बाद आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आप छोटे छोटे मसाइल पे, छोटी छोटी बातों पे रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आप एक हौसले वाले इंसान नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की, टैकल करने की सलाहियत कम है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन बार बार होगा, ज़्यादा होगा, और क्रोनिक होने का चांस भी बढ़ जाएगा। कुछ और अवामिल हैं, मसलन एडिक्शन है। कुछ डिप्रेशन जो है वो एडिक्शन के साथ भी आता है, तो वहाँ एडिक्शन को ट्रीट करना, यानी ड्रग एडिक्ट जो हैं, जब तक एडिक्शन नहीं छूटेगी हम डिप्रेशन को फुली ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी डिप्रेसिव सिम्टम आते हैं, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीट होना ज़रूरी होता है। कुछ बड़ी उम्र के लोगों में भूलने की बीमारियां आती हैं या जहन कमज़ोर हो जाता है विद एज, तो उन लोगों में भी कुछ मूड सिम्टम्स आ सकते हैं जिसकी वजह डिप्रेशन नहीं होता, डिमेंशिया होता है, तो उनका भी वो मूड सिम्टम्स को, कोई वो एंटी डिप्रेसेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनमें भी क्रोनिक हो जाता है।
پلس یہ ہے کہ آپ لوگ جو دوائیاں لے رہے ہیں انہیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، کورس پورا نہیں کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہونے کے بعد 6 مہینے تک میڈیکیشن لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نان کمپلائنٹ ہیں، اگر آپ میڈیکیشن نہیں صحیح لیتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ پھر آپ ڈپریشن سے آؤٹ نہیں ہوتے اور پوری طرح آؤٹ ہوتے نہیں ہیں اور پھر دوبارہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں بھی یہ چیز کرونک ہو جائے گی۔ یہ کچھ فیکٹرز ہیں۔ اب کچھ لوگ ریلیٹ جو کرتے ہیں وہ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کس فیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ اب اس فیکٹر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئی تھنک آئی ہیو کورڈ آل آف اٹ، لیکن ہم اس پر مزید بھی بات کرتے رہیں گے کہ جیسے جیسے آپ لوگ سوال کریں گے میں اس کو آنسر ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔